हमारे घर में लैंडलाइन होने के बावजूद भी तुम कॉल करने के लिए यहाँ क्यों आते हो राहुल? आज मुझे तुम ये बात बता ही दो। उस बच्चे ने जैसे ही अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसने मुड़कर देखा। अपने पिता को देखकर वो हैरान हो गया। उसने कहा, पापा, आ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस बच्चे के पिता ने मुरारी काका की तरफ देखा, फिर चलकर उसके पास आए और फिर कहा, घर चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस बच्चे ने डरी हुई नज़रों से मुरारी काका की तरफ देखा तो मुरारी काका ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को सब कुछ बता दिया है बेटा। उन्होंने वादा किया है वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। अगर वो तुम्हें लेने आए हैं तो मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। स्वागत है आप सबका एक और पन्ना हिंदी ऑडियो स्टोरी चैनल पर। यहाँ हम आपको लिए चलेंगे ऐसे एक वक्त में जहाँ मोहब्बत मासूम थी और जहाँ खामोशी लफ्ज़ों से ज़्यादा बोला करती थी। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सिक्के की खनक जैसे ही उसे सुनाई दी, वैसे ही उसके दिल में उम्मीद जागी कि कम से कम आज शायद दूसरी तरफ कॉल कोई उठा ही लेगा। उस बच्चे ने बड़ी उम्मीद से अपनी छोटी छोटी उंगलियों से नंबर डायल किया और कान से रिसीवर को सटाकर इंतज़ार करने लगा। वो रोज कॉल करता है इसी उम्मीद में कि शायद उसकी बात हो जाएगी, लेकिन बात हो नहीं पाती। आज भी वो बड़ी उम्मीद से आया है, लेकिन आज भी उसकी उम्मीद टूटने वाली थी। फिर वही हुआ जो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है। दूसरी तरफ सुनाई दे रही थी उसे फोन की रिंग, लेकिन फोन उठाया किसी ने नहीं। रोज की तरह फिर से उसने रिसीवर रखा और पीसीओ के केबिन का दरवाजा खोलकर जब वो बाहर आया तो उसका उदास चेहरा देखकर मुरारी काका समझ गए कि आज भी इस बच्चे को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। रोज की तरह उस बच्चे ने बेंच पर से अपनी स्कूल की बैग उठाई, उसे अपनी पीठ पर लादा और बाहर निकलने के लिए जब वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तब मुरारी काका बोले, बेटा, मैं रोज देखता हूँ तुम यहाँ आते हो, अपना सिक्का डालते हो और फिर कॉल करते हो। दूसरी तरफ से कोई कॉल उठाता नहीं है और तुम उदास हो जाते हो। मुझे लगता है बेटा तुम्हारे पास सही नंबर नहीं है। तुम पहले सही नंबर का पता करो, फिर यहाँ आकर कॉल करो। ये जो तुम रोज उदास होकर लौट जाते हो, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। वो लड़का अपने ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन मुरारी काका की बात से जैसे कि वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया हो, वैसे ही बड़ी दृढ़ता से वो बोला, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरे पास जो नंबर है वो गलत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फ़ोन वो लोग उठा क्यों नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए दुखी मत होइए काका। मैं कल लौट कर आऊँगा, फिर कोशिश करूँगा। वो लोग जब तक फ़ोन नहीं उठा लेते, तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा। ये कहते हुए अपने दिल के अंदर एक नई उम्मीद बांधकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मुरारी काका भी फिर से रजिस्टर लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक थोड़ी देर बाद फिर से पीसीओ के दरवाजे को खोलकर पीसीओ के अंदर एक और नौजवान दाखिल होता है। मुरारी काका उसके पैरों की आहट से ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो भी कॉल करने आया होगा। पीसीओ के केबिन की तरफ इशारा कर देते हैं, लेकिन वो नौजवान उस तरफ नहीं जाता। वो मुरारी काका से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं ये छोटा बच्चा किससे बात करने आया था? उसका सवाल सुनकर मुरारी काका अब रजिस्टर से नजरें उसकी तरफ उठाते हैं। उनकी नज़रों में जो सवाल था वो उनकी ज़बान में आने से पहले ही वो नौजवान कहता है, दरअसल ये छोटा सा बच्चा मेरा बेटा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा हूँ कि वो स्कूल से निकलता है, फिर यहाँ आता है,
सिक्का डालता है, किसी को कॉल करता है, लेकिन बिना बात किए रिसीवर रख के फिर चला जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किससे बात करने की कोशिश करता है? मुरारी काका अब समझे। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि वो किससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रोज़ वो बहुत उम्मीद से यहाँ आता है। इसके बाद मुरारी काका ने पूरा किस्सा उस छोटे से बच्चे के पिता को बताया। ये सुनते ही वो भी सोच में पड़ गए। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिर रोज़ किससे बात करने की कोशिश कर रहा है। मुरारी काका समझ गए कि यहाँ पे लगता है वो बच्चा कोई ना कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर वो था छोटा सा बच्चा ही। इसलिए उन्होंने बड़ी नरम आवाज में कहा, देखिए, वो छोटा सा बच्चा है, हो सकता है वो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हो। आपकी परेशानी भी मैं समझ सकता हूँ। अगर आप उससे कुछ पूछना ही चाहते हैं तो ज़रा नरमी से पूछिएगा। आजकल के बच्चों को डांट कर या मार कर समझाया नहीं जाता। आप उससे अगर प्यार से पूछेंगे तो मुझे लगता है वो आपको बता ही देगा। उस बच्चे के पिता मुरारी काका की बातें सुन तो रहे थे, लेकिन लगता नहीं था कि उनका ध्यान मुरारी काका की बातों पर है। लेकिन फिर भी उन्होंने सहमति में सर हिलाया और कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। वैसे आपने मुझे जितना बताया इससे मेरी बहुत मदद हुई है, और अगर कल वो यहाँ आता है तो कोशिश कीजिएगा एक बार उससे वो फ़ोन का नंबर जानने की। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। मुरारी काका ने सहमति जताई और वादा किया कि वो ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो बच्चा किससे बात करने की कोशिश करता है। ये बात सुनकर उस छोटे से बच्चे के पिता को तसल्ली मिली और वो आखिरकार मुरारी काका के पीसीओ से बाहर निकल गए। वो बच्चा रोज शाम को ठीक 4 बजे आता था। आज भी वो अपने तय किए हुए वक्त पर ही आया और आने के बाद वो सीधा पीसीओ की तरफ जाने लगा। लेकिन मुरारी काका ने इस बार पीछे से उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम कॉल करो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। वो बच्चा मुड़ा और उसने मुरारी काका की तरफ देखा। मुरारी काका इस बार बहुत ध्यान से बोले, देखो बेटा, तुम रोज कॉल करते हो और दूसरी तरफ से कोई फ़ोन उठाता नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि आज हम डायरेक्टरी में एक बार देख लेते हैं कि आखिर वो नंबर सही है भी या नहीं। तुम रोज उदास होकर लौट जाते हो, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। उस बच्चे ने थोड़ा सोचा। उसने देखा कि वैसे इसमें उसका कोई नुकसान है नहीं। वैसे भी वो रोज कॉल करता है और सामने वाला कॉल उठाता नहीं है। चलो, वो एक बार चेक करके ही देख लेगा। वो सोच में खोया हुआ है, ये देखकर मुरारी काका फिर से बोले, मैंने नई डायरेक्टरी मंगवाई है। अगर नंबर बदला होगा तो हमें ये डायरेक्टरी देखकर पता चल जाएगा। तुम मुझे नंबर लिखकर दे दो रजिस्टर में, मैं देख लेता हूँ। वो लड़का चल के मुरारी काका के पास आया। रजिस्टर के पास रखा हुआ पेन उसने उठाया और उसने नंबर लिखा। मुरारी काका ने जैसे ही फ़ोन के नंबर को देखने के लिए डायरेक्टरी खोली, वैसे ही उनको हैरान करते हुए उस लड़के ने डायरेक्टरी अपनी तरफ खींच ली और वो खुद ही डायरेक्टरी के पन्ने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुरारी काका की तरफ डायरेक्टरी घुमाई और कहा, ये देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे डायरेक्टरी देखनी आती है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। दरअसल हमारे घर में लैंडलाइन है। हमारे घर में लैंडलाइन होने के बावजूद भी तुम कॉल करने के लिए यहाँ क्यों आते हो राहुल? आज मुझे तुम ये बात बता ही दो। उस बच्चे ने जैसे ही अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसने मुड़कर देखा। अपने पिता को देखकर वो हैरान हो गया। उसने कहा, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस बच्चे के पिता ने मुरारी काका की तरफ देखा, फिर चलकर उसके पास आए और फिर कहा, घर चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस बच्चे ने डरी हुई नज़रों से मुरारी काका की तरफ देखा
तो मुरारी काका ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को सब कुछ बता दिया है बेटा। उन्होंने वादा किया है वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। अगर वो तुम्हें लेने आए हैं तो मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। जब उस बच्चे ने देखा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो आखिरकार उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और वो मुरारी काका की दुकान से निकल गया। हालांकि जब वो अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसके दिल में ये डर ज़रूर था कि आखिरकार सच पता लगने के बाद उसके पिता उसके साथ कैसा सुलूक करेंगे। राहुल अपने पापा के साथ उस घर के सामने खड़ा हुआ था। ये वो घर था जहाँ राहुल पैदा हुआ था, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। लेकिन पिछले 6 महीने से राहुल और उसका परिवार उसके दादा दादी से अलग रह रहे थे। राहुल की माँ उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। पहले तो राहुल के पापा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब झगड़े बढ़ने लगे और उसकी माँ ने यहाँ तक कह दिया कि वो राहुल को लेकर अपने मायके चली जाएंगी, तब आखिरकार राहुल के पिता को अलग घर लेना ही पड़ा। राहुल ने भी इस फैसले की बहुत मुखालफत की थी, लेकिन फिर उससे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। आखिर उसके माँ बाप बड़े थे, उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का हक उन्हें था। बस अपनी माँ की ज़िद की वजह से राहुल को अपने परिवार से अलग होना पड़ा। वैसे तो राहुल लड़का है, उसे सब कहते हैं रोना लड़कों के लिए ठीक नहीं। जो लड़के रोते हैं उनको कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन आज ना जाने क्यों अपने घर के सामने खड़े होकर राहुल की आंखें भर आई थी। राहुल के पिता भी घर के सामने चुपचाप खड़े हुए थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़कर वो चला तो गया था, लेकिन अब किस मुंह से वो उनके सामने जाएगा। वो लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन घर के अंदर जाकर वो उनसे क्या पूछेंगे? क्या उसे ये हक है अपने माँ बाप से पूछने का कि जब उनका बेटा उन्हें कॉल कर रहा था तो उन्होंने उठाया क्यों नहीं? अगर उन्होंने उससे पूछ लिया कि इन 6 महीनों में राहुल के पिता ने भी मुड़कर अपने माँ बाप की खबर क्यों नहीं ली, तो क्या उसके पास कोई जवाब है? यही सब कुछ सोचते हुए वो दोनों घर के बाहर कुछ देर खड़े रहे। फिर राहुल ने कहा, चलिए ना पापा, देखते हैं ना दादा दादी अंदर है या नहीं। वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल के पिता ने हिम्मत की, अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वो घर के सामने गए। घर की डोरबेल बजाई। राहुल और उसके पिता एक दूसरे से बात करने में मसरूफ़ थे। तभी उनके एक पुराने पड़ोसी वहाँ आए और उन्होंने राहुल के पिता से कहा, तुम अब क्यों आए हो? 6 महीनों में तो तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आई, अचानक अब तुम्हें उनकी याद आ रही है, क्या बात है? प्रॉपर्टी के लिए आए हो या कोई और ज़रूरत है? राहुल के पिता ने शर्म से अपना सर झुका लिया। वो मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम्हें शर्म भी आती है? राहुल के पिता जानते थे कि उनसे गलती हुई है, इसलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने विनम्रता से कहा, काका, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मेरे माँ और बाबूजी कहाँ गए हैं? हम लोग बेल बजा रहे हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। राहुल के पड़ोसी ने इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें ये जानने का हक है? तुमने तो मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। इस उम्र में जहाँ तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए थी, तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी को उनके साथ रहना नहीं था। तुम्हारी बीवी को आए 2 दिन हुए, उसके कहने पर तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। राहुल के पिता ने बड़ी मजबूरी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और कहा, काका, आप जानते थे घर में क्या, घर में झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही थी। तुम अपनी बीवी को समझा नहीं सकते थे? अरे सारा दोष उस पर क्यों डालते हो? ये भी कहो कि तुम्हें भी अब अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। देखो, दूसरों पर दोष डालना बहुत आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को मानना बहुत मुश्किल। मुझे पता है वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। राहुल ने देखा कि काका उसके पिता पर बहुत नाराज़ हैं। वो भी जानता था उसके पिता से गलती हुई है, लेकिन उसके लिए
अपने दादा दादी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसने कहा, काका, मैं अपने पिता की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ हमसे गलती हुई है, लेकिन मुझे बता दीजिए काका, मेरे दादा दादी कहाँ गए हैं? समझने की कोशिश कीजिए। 1 हफ्ते से मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। राहुल की ये बात सुनकर उस बुजुर्ग इंसान का दिल नरम हो गया। वैसे तो वो बहुत नाराज थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और बोले, बेटा, तुम्हारे दादा दादी अब यहाँ नहीं रहते। वो लोग बनारस चले गए हैं। ये बात सुनते ही राहुल के पिता चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या? माँ और पिताजी बनारस चले गए हैं और मुझे किसी ने खबर तक नहीं की? तुम्हें तुम्हें खबर क्यों करे? उसके पड़ोसी ने कहा, तुम्हें उनकी क्या पड़ी है? तुम्हारी बीवी इस उम्र में तुमसे कहती है कि अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दो। वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी अब मुझसे उठाई नहीं जाती, और तुम उसकी बात मान भी लेते हो। एक बार भी अपने माँ बाप के लिए उससे लड़ते नहीं। अरे तुम उसे समझा कर कहते तो शायद वो मान जाती। फिर तुम अलग घर ले लेते हो। इस बात पर भी तुम्हारे माँ बाप ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ दूसरे किसी पड़ोसी से पूछ लो। वो कभी नहीं कहते थे कि उनके बेटे या बहू ने उन्हें इस उम्र में बेसहारा अकेला छोड़ दिया। लेकिन यह बात भी सच है कि यहाँ उनके लिए अकेला रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो लोग बनारस चले गए हैं। राहुल ने देखा कि उसके पिता सर झुकाकर खड़े हैं। वो शर्म से सर झुकाए हुए हैं या दुख से, इस बात का उसे पता नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से राहुल के पिता ने अपना सर उठाया और पूछा, काका, वो कहाँ गए हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसके पड़ोसी बोले, क्योंकि राहुल की नज़रों में उसके पिता और उसकी माँ की वजह से ही उसके दादा दादी उससे दूर हुए थे, और इसके लिए वो उन्हें कभी माफ़ करने को तैयार नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा तब वो बनारस जाकर अपने दादा और दादी को ढूंढ कर लाएगा, और भले ही उसके माँ बाप ने उन्हें साथ नहीं रखा, लेकिन वो उन्हें हमेशा अपने साथ रखेगा। जब राहुल और उसके पिता गाड़ी में घर लौट रहे थे तो वो दोनों बिल्कुल चुपचाप थे। राहुल ये सोच रहा था कि वो कब बड़ा होगा और अपने दादा दादी को वापस लाएगा, तो उसके पिता ये सोच रहे थे कि आज जो हुआ उसका असर राहुल पर कैसा पड़ेगा। वो हमेशा से जानते थे कि हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। आज राहुल ने देखा है कि उसके दादा दादी को उसके पिता ने अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि राहुल बड़ा होकर उन्हें बेसहारा छोड़ दे, कोई वजह दिखाकर उन्हें और उनकी पत्नी को पीछे छोड़ दे और जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ जाए जैसे इतनी आसानी से राहुल के पिता आगे बढ़ गए। राहुल की आंखों में भविष्य को लेकर सपना था तो उसके पिता के दिल में डर। अब इन दोनों में से किसका सपना या किसका डर सच होने वाला था, इसका जवाब तो सिर्फ भविष्य के ही पास था। राहुल की आंखों में भविष्य को लेकर सपना था तो उसके पिता के दिल में डर। अब इन दोनों में से किसका सपना या किसका डर सच होने वाला था, इसका जवाब तो सिर्फ भविष्य के ही पास था। इस कहानी में आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए।